हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की ज़्यादा बातें रहेंगी। स्टार्ट करने से पहले लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज एक कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आपके लिए, ठीक है। उसके ऊपर कुछ एक इंटरेस्टिंग सर्वे है, उसमें कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स दिए हैं, तो मेरे को भी आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है उस सर्वे पे, तो उसके बारे में नॉलेज सेक्शन में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की, तो ओवरऑल यूएस मार्केट मतलब एसेंशियली फ्लैट रहा। ज़्यादा कुछ हलचल नहीं थी मेजरली मार्केट में। कोई ऐसे मेजर बैड रिजल्ट नहीं थे, कोई ऐसा बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं था, तो मतलब वहाँ पर भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा मेजर कुछ मार्केट में हलचल नहीं थी एज आई सेड। ठीक है, तो वही ऐसा फ्लैट ही रहा मेजरली मार्केट, और लास्ट 4-5 दिन में अच्छा भी रहा है। ठीक है, लास्ट 3-4 दिन से मार्केट हैज़ बिन गुड, स्पेशली जब जब उन्होंने अपना डेटा बताया उसका एम्प्लॉयमेंट का, राइट। तो जब से वो डेटा आया है, बिलो एक्सपेक्टेशन आया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा ओवरऑल अच्छा लगा स्टॉक मार्केट को। और उनका एक्सपेक्टेशन हो गया कि भाई ट्रेजरी यील्ड जो है वो शायद थोड़ी गिरेगी, और गिरी भी, राइट। वो 4.49 के आसपास गई, और 4 पॉइंट आई थिंक 6 प्लस हो गई थी, अगर हम 1-2 हफ्ते की पहले बात करें तो। ओवरऑल क्रूड भी रेंज बाउंड रहा, नथिंग ऑन दैट, अराउंड 83.8 डॉलर जो है ब्रेंट क्रूड का जो है भाव रहा। तो अगेन नो मेजर अप एंड डाउन इन दैट एज वेल। स्वीडिश क्रोना, जो स्वीडिश ने जो है ना, स्वीडन ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की कल। उन्होंने अपना रेट कट किया फर्स्ट। तो मतलब सबका भी एक्सपेक्टेशन ये है, इवन आरबीआई से ये एक्सपेक्टेशन है, और यूरोप और बाकी सारी कंट्रीज जो मेजर कंट्रीज हैं, उनका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि भाई यूएस अगर करेगा तो ये कंट्रीज करेंगे, बिकॉज ऑफ द करेंसी मैनेजमेंट एज वेल। और वो हुआ भी, राइट। उन्होंने वो करा, तो उसकी वजह से स्वीडिश क्रोना जो है, जो वहाँ की करेंसी है, वो वीक हुई, और डॉलर ने गेन किया उसके चक्कर में। बट ओवरऑल यूरोपियन स्टॉक्स जो हैं वो राइज हुए, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन हो गया कि भाई यूएस के बिना भी और यूएस से पहले यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो रेट कट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वहाँ का मतलब चीज़ें वहाँ पर सेटल्ड हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ओवरऑल रहा, एक मतलब इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ कल। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया जो है 2026, अगर 2028 तक तो बात हो रही है कि भाई इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड की, राइट। बट 2026 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट हो जाएगी वर्ल्ड की। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कंज्यूमर मार्केट का क्या मतलब है? इंडिया की कंजम्पशन है, मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं चीज़ें, उसके ऊपर बेसिकली। तो करंटली हम अराउंड 2.1 ट्रिलियन डॉलर, 2023 का डेटा देखें तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर का सामान हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, और ये 2013 में 1.2 था, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में मोर और लेस मतलब डबल हो गया। ऑलमोस्ट 90% जो है वो अप रहा, राइट। और 7.2% का बेसिकली कंपाउंडिंग ग्रोथ रहा। जबकि अगर हम लास्ट 1-2 साल से देखें, एफएमसीजी के रिजल्ट देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल के रिजल्ट देखें, इवन रिटेल सेक्टर के मोटे मोटे रिजल्ट देखें, तो एटलीस्ट 2 साल से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये बात कर रहा है कंजम्पशन वीक है इंडिया में, चीज़ अच्छी नहीं चल रही, ये बात हो रही है। बट स्टिल जो है ओवरऑल 10 ईयर्स में एक चीज़ें ठीक रही। तो आप बोलोगे कि अच्छा, मतलब बाकी मार्केट्स कितनी बड़ी है, तो 2026 की जो बात हो रही है, तो जापान और जर्मनी ये दोनों भी 2.3 ट्रिलियन डॉलर की कंजम्पशन मार्केट है। इंडिया 2.1 है, ये दोनों 2.3 है, तो वी आर वेरी क्लोज। ठीक है, तो 2026 तक इट इज एक्सपेक्टेड कि वी विल सरपास देम। चाइना इज ऑब्वियसली बिगर कंजम्पशन मार्केट, इट इज 6.9 ट्रिलियन डॉलर, और वो 3.5 थी 10 साल पहले, और 6.9, तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है वो बेसिकली, सिमिलर टू इंडिया। यूएस जो है वो बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट ऑफ कोर्स, वो है 18.6 ट्रिलियन डॉलर की। तो 18.6 ट्रिलियन डॉलर एक साल में सामान जो है यूएस वाले कंज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब एक मोटा मोटा आपको अगर समझाया जाए तो, ठीक है, वो 10 साल पहले 11.4 ट्रिलियन डॉलर था, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ था। तो ग्रोथ वाइज देखें तो इंडिया और चाइना हैड अ वेरी सिमिलर ग्रोथ रेट। इंडिया हैड 7.2, चाइना हैड 7.1 कैगर, यूएस हैड 5% कैगर, जर्मनी हैड 1%, एंड जापान एक्चुअली हैज -2
उनका कम हुआ है कंजम्पशन स्पेंड लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, तो इस तरह से रहा है और ये एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी मार्केट, कंजम्पशन मार्केट हो जाएगी। और एज अ सेड ओवरऑल लास्ट 1-2 साल जबकि अच्छे नहीं रहे, ठीक है, अगर हम म्यूटेड रिकवरी की बात हो रही है कंसिस्टेंटली लास्ट 1-2 साल में, और ग्रोथ भी जो है एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हाउस होल्ड कंजम्पशन का इंडिया में, वो मतलब 3-4-5% का ही है, बट ऑफकोर्स बाकी सब और भी कम है। इंडियन करेंसी की जहाँ तक बात हो रही है कि थोड़ा सा करेंसी लगातार गिर रही है, 83.5 के आसपास यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्पेशली जब बात करें तो वो चल रहा है इंडियन रूपी। तो ये है एक्सपेक्टेड कि ये 82 हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा जो है जैसे अलग अलग जेपी मॉर्गन वगैरह ने इंक्लूड किया है ना इंडियन बॉन्ड्स को उनके इंडेक्स में, तो उससे ऑलमोस्ट $30 बिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है इंडियन बॉन्ड मार्केट में। ठीक है, और उससे ये एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा वो मतलब रूपी बाइंग होगी ऑफ कोर्स, और उससे थोड़ा सा ये अप्रिशिएट होगा, और 82 रुपीज़ पर डॉलर का रेट जा सकता है। दैट इज़ व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज़ फ्रॉम फिच। फिच ने ये रेटिंग बेसिकली बोला है। एक इंटरेस्टिंग एक और रिपोर्ट आई है ऑन द रेमिटेंस। आपको पता है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग प्ले, मतलब काफ़ी एक एक्सपेक्टेड भी रहता है इंडिया का कि हमें काफ़ी ज़्यादा एनआरआईज वगैरह जो इंडियन एनआरआईज हैं वो काफ़ी सारा पैसा इंडिया वापस भेजते हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली ये इस बार 2022 का डेटा आया है जो यूनाइटेड नेशन क्यों कर रहा है, बट यूनाइटेड नेशन का डेटा है कि $100 बिलियन का रेमिटेंस से ज़्यादा इंडिया ने किया। तो एक्चुअली $111 बिलियन इंडियंस एनआरआई ने, या फिर जो पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, उन्होंने इंडिया में भेजे हैं $111 बिलियन। और ये फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने $100 बिलियन का मार्क सरपास किया है। 2020 में ये $83 बिलियन था। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मेक्सिको जो कि $61 बिलियन है। थर्ड नंबर पे आता है चाइना जो कि $51 बिलियन है 2022 में। तो रेमिटेंसेस इंक्रीज होने का क्या मतलब है? रेमिटेंसेस इंक्रीज होने के दो रीजंस हैं। एक तो इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, राइट, तो एनआरआईज आर स्पेंडिंग मोर मनी, दे वांट टू, लॉट ऑफ एनआरआईज आर कमिंग बैक, दे वांट टू सेटल, मतलब बेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट प्राइजेस का भी बहुत बड़ा रीज़न ये रेमिटेंसेस और ये एनआरआई का इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, स्पेसिफिकली प्रीमियम रियल एस्टेट के। जैसे हम गुड़गांव में देखें, कई कई जगहों पे देखें जो प्राइजेस बढ़े हैं, तो दे वांट टू कम बैक एंड दे वांट टू क्रिएट अ स्पेस देयर। और बाकी काफ़ी पैसा जो है इंडियन इकोनॉमी में भी आ रहा है। तो एक तो ये रीज़न है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, इंडिया इज़ अ स्टेबल कंट्री, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, एक ओएसिस है ऑफ, अगर हम करंटली वॉर वगैरह के हिसाब से देखें। और सेकंड इज़ कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, या फिर यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब यहाँ की मतलब कंडीशन इज़ नॉट दैट ग्रेट, मतलब दे आर नॉट ग्रोइंग इकोनॉमिकली, दे आर नॉट ग्रोइंग वेल। ठीक है, जियोपॉलिटिकली भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। ठीक है, इंटरनल भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब जो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे भी इंडियंस वांट टू बेसिकली सेंड द मनी बैक, कि उनको लगता है कि यार यहाँ पर शायद इतना ग्रोथ ना हो। ठीक है, जैसे कंट्रीज लाइक यूरोप में या कनाडा में, स्पेशली अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो उनको लगता है यहाँ पर इतना ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें, ये ट्रेंड है। मतलब आप अगर एनआरआई हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं इंडिया में पैसा देना होगा, तो आप सोचो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। और $111 बिलियन 2022 में इंडिया ने रिसीव किया एज ए रेमिटेंस। इंडिया ऑल्सो ओवरटुक जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। तो थर्ड लार्जेस्ट हो गया है इंडिया। आई थिंक फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज यूएस एंड थर्ड इज इंडिया, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो इंडिया का सोलर कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। अभी 5.8% इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वही सोलर से होती है। और ओवरऑल अगर हम ग्रोथ वाइज देखें, राइट, ठीक है, इंक्रीज वाइज कि हमने कितना इंक्रीज किया है 2023 में, कितना टेराबाइट टेरा वॉट आवर्स, राइट, तो 18 टेरावाट आवर्स जो है इंडिया ने ऐड किए, जबकि चाइना ने 156 की है, यूनाइटेड स्टेट्स ने 33 टेराबाइट की है, और ब्राज़ील ने 22। ये चार कंट्रीज़ ने मेजर सोलर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ की है, अगर हम ये बात करें इन 2023। ठीक है, अब स्टॉक स्पेसिफिक कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली रिजल्ट्स के बारे में डायरेक्टली कूद जाते हैं। टीवीएस का सबसे पहले मोटर्स की बात करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया क्यू ऑन क्यू जो है, जबकि
सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, मतलब ज़्यादा कुछ थोड़ा सा गिरा है एक्चुअली अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, बट रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो प्राइस वगैरह में उन्होंने वो एडजस्ट कर लिया। नेट प्रॉफिट गिरा है 18% के आसपास, नेट प्रॉफिट उनका गिरा है, जबकि एबिटा में कोई चेंज नहीं है। तो आई एम एज्यूमिंग कि ओवरऑल टैक्सेशन या फिर डिप्रिसिएशन और ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है। ईयर ऑन ईयर जो है अगर हम यही नंबर को देखते हैं Q4 के, तो 22% जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ है, 24% रेवेन्यू ग्रोथ है और 18% नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। तो काफ़ी एक कंसिस्टेंटली, मतलब ओवरऑल टीवीएस मोटर्स आई थिंक स्टॉक हैज़ ऑल्सो डन वेल। एक्सपोर्ट नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी गुड फॉर देम, ठीक है। और इवन उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल, इवन बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली सब चीज़ें अचानक से टीवीएस की अच्छा कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन द नंबर्स एज वेल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट L&T, सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी है इंडिया में। तो उनका भी रिजल्ट आया है और मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा रिजल्ट आया है। Q4 की बात करें तो 10% पैट इंक्रीज है, क्यू ऑन क्यू पे 52% इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं 10% जो है पैट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू 15% से इंक्रीज हुआ है, एबिटा 6% से इंक्रीज हुआ है, ऑर्डर बुक 19% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर। तो अब उनके पास ऑर्डर बुक कितनी है पता है आपको? 4,75,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, समझ रहे हैं? 4,75,000 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है। रेवेन्यू कितना है? तो ऑलमोस्ट अगर हम क्या कहते हैं इस क्वार्टर को देखें 67,000 करोड़ का रेवेन्यू, 4 टाइम्स कर लेते हैं अगर इसको, तो 2.8, मतलब उनके 2 साल के, मतलब ऑलमोस्ट वन ईयर 7-8 मंथ्स तक का जो करंट रेवेन्यू रन रेट है उसकी ऑर्डर बुक उनके पास है, ठीक है। ऑर्डर इनफ्लोज जो हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे Q4 में एज कम्पेयर टू Q4 FY23, वो गिरे हैं थोड़े। जो नया इनफ्लो आया है Q ऑन Q भी जो है वो गिरा है, बट ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे Q ऑन Q नंबर नहीं देखना चाहिए, थोड़ा ईयरली के हिसाब से ये नंबर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हुई। ईयर ऑन ईयर जो है ओवरऑल चीज़ें भी काफ़ी अच्छी रही। ओवरऑल 3,000 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर इनफ्लो हुआ इन FY24 एज कम्पेयर टू 2,300 इन FY23। तो जैसे मैंने बोला कि ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक 20-25% का ऑर्डर, 31% का एक्चुअली ऑर्डर इनफ्लो का इंक्रीज रहा, और उसकी वजह से ऑर्डर बुक 20% से उनकी बड़ी है अगर हम लास्ट ईयर से देखते हैं तो, ठीक है। मोमेंटम अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और सब रियलिटी सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी उनके काफ़ी बढ़ रहे हैं, 35% उनकी ऑर्डर बुक इंटरनेशनल ऑर्डर से। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है L&T में। तो दे आर डूइंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल वर्क, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। तो इसीलिए मतलब एक तो इंडिया तो अच्छा कर ही रहा है, लॉट ऑफ केपेक्स वगैरह में इंडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल में भी दे आर गेटिंग लॉट ऑफ वर्क। दैट हैज़ चेंज्ड, थोड़ा सा उनका री रेटिंग वगैरह जो हुआ है वो काफ़ी इस वजह से हुआ है। एक स्लो मतलब GDP ग्रोथ रेट के आसपास ग्रो करने वाली कंपनी थी ये। अब आप देखो मतलब रेवेन्यू 15%, 10% की ग्रोथ है इनकी कंसिस्टेंटली, और ऑर्डर बुक जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि मतलब इंटरनेशनल थिंग्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड एंड हाउ इंडियन कंपनीज आर बीइंग लुक्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली उनकी रही हैं। उन्होंने बोला है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट्स में डेफिनेटली US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वगैरह की वजह से थोड़ी बहुत एक चीज़ें इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी रह सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा है, राइट। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि भाई हमारा ग्रोथ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो रही है, और इंडिया गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी एज वेल। टाटा पावर का भी रिजल्ट आया, अगेन रिजल्ट हैज़ बीन, Q4 का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, 27% का रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। पैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज 18%, क्यू ऑन क्यू जो है 10% का रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम जनरेशन अवेलेबिलिटी और सब चीज़ों की बात करें तो मुंद्रा प्रोजेक्ट पे उनका काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है विच वाज नॉट डूइंग वेल, तो वो है इट हैज़ स्टार्टेड डूइंग वेल, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। Q4 FY23 में वो सिर्फ 8% प्लांट लोड, मतलब उसकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, जो प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं, वो सिर्फ 8% पे था, अब 60 पे है, क्योंकि उसका जो डिपेंडेंस है वो इंपोर्टेड कोल पे है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया भाई तो इंपोर्ट कर लो कोल को, ठीक है, क्योंकि जबकि इंडिया में अच्छा खासा कोल है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो भाई, जनरेशन स्टार्ट करो इसकी।
और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा रेट्स वगैरह का भी चक्कर है, तो गवर्नमेंट इज डायरेक्टली बाइंग, तो वो उसकी वजह से उनको काफ़ी एक बेनिफिट हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें उनकी जो जनरेशन वगैरह चल रही है थर्मल में, वो काफ़ी सही अच्छी चल रही है, उसमें कुछ वैसे इश्यूज़ नहीं हैं उनके, राइट। तो दे आर डूइंग वेल ऑन दैट। FY24 में भी 10% रेवेन्यू, ओवरऑल 10% बढ़ा, 61,000 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है। पैट जो है 4,000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने बुक किया है, राइट। तो एज आई सेड कि मेजरली FY24 और इसमें जो डिफरेंस आया है, जो मेजरली वो मुंद्रा प्रोजेक्ट की वजह से आया है। मतलब और बाकी आई कुडेंट सी एनी मेजर कि भाई बहुत ज़बरदस्त कुछ डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया है। तो मुंद्रा प्रोजेक्ट की वजह से ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है और रेवेन्यू बेसिकली इंप्रूव हुआ है, ठीक है। उनकी नेट डेट पोजीशन भी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है ओवरऑल, राइट। अगर हम क्यू ऑन क्यू की बात करें तो नेट डेट टू इक्विटी उन्होंने कम किया है, अब 0.99 का नेट डेट टू इक्विटी उनका आ गया है, ठीक है। और अगर हम ये FY18 की बात करें 2.4 पे था, तो कम कंसिस्टेंटली जो है वो बैलेंस शीट को इंप्रूव कर रहे हैं। केपेक्स भी बात कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का केपेक्स करेंगे। वो ये बोल रहे हैं कि FY25 में, राइट, 66% हायर केपेक्स करेंगे एज कम्पेयर टू FY24 में, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो दे आर डूइंग। करंटली उनकी रिन्यूएबल कैपेसिटी 4.5 गीगावाट्स की है, 5.5 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी चीज़ें अच्छी चल रही है। तो उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली उसमें वो कर रहे हैं। कैनरा बैंक का रिजल्ट आया तो अगेन PSUs आर डूइंग वेरी वेल ओवरऑल, राइट। इंटरेस्ट इनकम 20% बढ़ी है, रेवेन्यू 10% बढ़ा है, प्रॉफिट 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है Q4 में, राइट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं वो 3% प्लस हैं, राइट। कासा रेशियो 32%, ग्रॉस NPA जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, 5.35 था लास्ट ईयर, अब 4.23 है। नेट NPA 1.73 था, 1.27 है, राइट। तो consistently things are improving in PSUs and that's why there are a lot of मतलब activity in the PSU banking sector और they are doing well stock market wise perspective as well। Pidilite का भी रिजल्ट आया। Pidilite का रिजल्ट अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो पैट काफ़ी अच्छा, ऑफ कोर्स FY24 की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कॉस्ट उनका जो बेसिकली रहता है क्रूड ऑयल पे बहुत डिपेंडेंस है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं अगर हम FY23 के हिसाब से देखें तो, और उसकी वजह से उनके पैट काफ़ी अच्छे हुए हैं, 35% का ग्रोथ है। बट सेल में टॉप लाइन सिर्फ 5% से ही ग्रो हुई है, तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो वो चीज़ें देखनी है, राइट। Q4 FY24 में भी 8% से ही टॉप लाइन ग्रो हुई है, पैट भी 6% से ही ग्रो हुआ है, ठीक है। तो अगेन द एक्सपेक्टेशन जो है, जो टॉप लाइन बॉटम लाइन जिस तरह से ग्रो हो रही है, एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट स्टॉक है। मतलब अभी तक ऐसा ग्रोथ वाइज कुछ चीज़ें, ग्रोथ स्टॉक की जो चीज़ें होती हैं वो ये नहीं दिखा रहा। हीरो मोटोकॉर्प का भी रिजल्ट आया, 16% जो है, सॉरी 18% पैट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। रेवेन्यू ग्रोथ जो है Q4 में 15% दिखाया। वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 5%, या ऑलमोस्ट 5% प्लस, एक्चुअली 5% से थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है FY24 में, सॉरी Q4 FY24 में, राइट। और सिमिलरली अगर FY24 की बात करें तो तब भी जो है नंबर्स उनके एक अच्छे ग्रो हुए हैं। 36% का नेट पैट ग्रो हुआ है, रेवेन्यू जो है 11% से उनका ग्रो हुआ है। RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को जो उनका BOB वर्ड ऐप है उस पर अब अलाउ कर दिया है नए कस्टमर्स को लेना, ठीक है। जुलाई 2023 में उन्होंने, सॉरी अक्टूबर 2023 में बैंक रेगुलेटर ने BOB को बोला था कि भाई अब जो है आप BOB वर्ड मोबाइल ऐप पे नए कस्टमर नहीं लोगे, क्योंकि उनको कुछ मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न थे, तो ये सारे इश्यूज थे और इसकी वजह से अब लेकिन वो स्टार्ट हो गया है। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो टिपिकली वो 5 to 6 मंथ्स का टाइम चल रहा है, राइट। बजाज फाइनेंस का, अभी BOB का जो इश्यूज आए थे तो वो सब सॉल्व हो गए, तो 6 महीने बेसिकली 4 to 6 मंथ्स लगते हैं। कोटक को भी बेसिकली, मेरा ये रेफरेंस इसलिए था कि कोटक को भी आप समझिए कि 4 to 6 मंथ लग सकते हैं जो इश्यूज उनके थे वो सॉल्व होने, राइट। RBI हैज़ आस्क्ड NBFC टू स्टिक, हाँ, तो मतलब लोन जो है वो कैश में नहीं बांटने भाई, सिर्फ 20,000 रुपये ही कैश दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी NBFC स्पेशली अगर आपको लोन दे रही है तो 20,000 रुपये ही कैश दे सकती है एज पर इनकम टैक्स लॉस। तो दे हैव सेड वेरी क्लियरली, क्योंकि उनको शायद IIFL फिनांस में जो इशू हुआ, राइट, उसमें उनको काफ़ी सारे इस तरह के वायलेशंस दिखे। आज जो रिजल्ट हम देखने वाले, इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं आज बहुत। टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, सिप्ला, ABB इंडिया, डॉक्टर लाल, पॉलीकैब, काफ़ी सारे इसमें मेरे ख्याल से सिप्ला को छोड़ के जो मैंने नम कंपनीज बोली है सारी हमारी मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज हैं। डेफिनेटली आवर टीम विल लुक एट इट एंड आई विल ऑल्सो लुक क्लोजली एट दीज रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की।
ठीक है, तो क्विक करेंगे। एक बहुत छोटा सा चार्ट है, बेसिकली एक सर्वे किया था, कैन करके एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, तो उन्होंने, और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग नंबर रिटायरमेंट के हिसाब से। मैं बहुत बार लोगों को क्वेश्चन लोगों का आता है कि वाई रिटायरमेंट इज सो इंपॉर्टेंट टुडे, वाई इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट 20 years बैक, 25 years बैक। आई ऑलवेज टेल वन ऑफ द रीजंस आई टेल इज कि भाई टेक्निक चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट। हमारा जो टाइम है, जो वर्क का है, वो कम हो रहा है। एवरीवन वांट्स अर्ली रिटायरमेंट बाय फोर्स और बाय चॉइस, राइट। तो हम काम कम कर रहे हैं, जी ज़्यादा रहे हैं, तो इसकी वजह से रिटायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। हमेशा सबसे पहले वही मेरा डिस्कशन रहता है जब भी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग फेस टू फेस करता हूँ। 1-to-1 फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सारी करते हैं, तो उसमें ये एक डिस्कशन रिटायरमेंट प्लानिंग पे बहुत डिटेल में रहता है कि आप रिटायरमेंट कर रहे हो तो क्या क्या प्लान चीज़ें करनी है, क्या क्या दिमाग रखना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, हो सकता है, नहीं हो सकता, किस तरह से हो सकता है, वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस होती है। तो यही उस चीज़ का है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस चार्ट, थोड़ा सा बिजी चार्ट है एक्चुअली, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ कि इफ़ आई कैन शो इट इवन बिगर। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि 40+ years के लोगों के साथ उन्होंने एक कैन जो एज आई सेड की वेबसाइट है उन्होंने किया, तो उसमें कौन कौन थे, 32% उसमें से टेक में काम कर रहे थे, 19% बैंकिंग में काम कर रहे थे, बाकी 8% रिटेल में, और बाकी सब कर रहे थे। आपका रोल क्या है, 15% बोले टेक काम करते हैं हम, 13% प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, 11% ऑपरेशंस, 11% मार्केटिंग, सेल्स और फिनेंस। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, 15 से 19 साल, 43% लोग जो है 15 से 19 साल से काम कर रहे हैं, तो 40+ है मोस्टली। 20 से 25 साल, 26 से 30 साल, तो मतलब काफ़ी सारे लोग इन्होंने एक थोड़ा सा मिनिमम 15 years एक्सपीरियंस वाले लोगों को बेसिकली इसमें रखा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो 16% लोगों ने कहा कि दे हैव रीच द ग्लास सीलिंग गिवन देयर एज, तो मतलब टॉप पे पहुंच गए, अभी इससे ऊपर नहीं जा सकते हमारी एज के हिसाब से। 17% लोगों ने कहा कि बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन फाइंडिंग द नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम नई एम्प्लॉयमेंट फाइंड नहीं कर पा रहे। 17% ऐसे लोग बोल रहे हैं। 33% लोग ऑलमोस्ट बोल रहे हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मिड टू सीनियर लेवल लोड suited to their age. 85% said careers are shortening compared to traditional 40 to 45 years. हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स 40 से 45 साल काम करते थे। 85% लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हम 40 से 45 साल काम नहीं कर सकते। अब काम ही नहीं करोगे, कमाओगे नहीं इतना टाइम, कम कमाओगे। मान लो 40 से 45 की जगह 30 साल कम कमाया, तो 30 साल कमाया, 55 में रिटायर हो गए, जी हम 90 रहे हैं, 35 साल और मैनेज करना है, इतना पैसा होना चाहिए। तो रिटायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट गोल है। 14.6% said lack of net worth is their biggest challenge in finding network, and 64% said they do not see themselves growing at their current company. तो आप मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू योर ओपिनियन ऑन दिस कि इज दिस ओके, इज दिस वॉट यू ऑल्सो फील। मतलब आई फील व्हेन आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई डू फाइनेंशियल प्लानिंग कि भाई ये है कि अब 40-45 साल वाला काम, जो टाइम था कि 40-45 साल तक लोग काम करते थे, 60-65 तक काम करते थे, अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करते थे, वो पीपीएफ में रहता था, ईपीएफ में रहता था, एलआईसी में भी रहता था, एफडी में भी रहता था, तब भी इनफ हो जाता था कि 80-85 साल तक काम आ जाता था, कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। अगर आप मतलब चाहे यंग भी हैं, चाहे एक 40+ हैं, 35+ हैं, तो ये चीज़ समझिए कि रिटायरमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, बहुत ज़्यादा। हमारा एक सेशन भी हुआ था हाउ टू मैनेज रिटायरमेंट क्लास, उसमें बहुत डिस्कशन होता है हमारे इन सब चीज़ों पे। बट ये इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, नॉट जस्ट बिफोर रिटायरमेंट बट आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। उसकी पैसा आया है उसको भी अच्छे से मैनेज करें ताकि हम अच्छे से वी कैन लिव बेसिकली आवर लाइफ वेल। तो आप भी बताइए अपने व्यूज़ ऑन दिस, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल्सो टू मैनी ऑफ यू कि आपको क्या लगता है कि इज़ दिस ओके, क्या चेंजेस लग रहे हैं रिटायरमेंट, हाउ वाई डू यू थिंक रिटायरमेंट इज़ इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। आपके क्या व्यूज़ हैं इस सर्वे पे, लेट मी नो ऑन दिस फ्रॉम। अगर आप स्पेशली टेक वगैरह में है या कोई भी सेक्टर में है, टेक को छोड़ देते हैं, कोई भी सेक्टर में है, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, जय हिंद।